अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें थोड़ी डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शनिंग के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें एडजॉइंट ऑपरेटर आ जाता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आ जाता है, नॉर्मल ऑपरेटर आ जाता है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो ऑपरेटर हमारे पास क्या था, पहले दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो इधर हमारे पास था हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर से क्या मुराद। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं। ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। हाँ, द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस सेक्शन विल नो एनेबल अस टू इंट्रोड्यूस द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ द बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेसिस। ठीक है, दिस ऑपरेटर वाज सजेस्टेड बाय अ प्रॉब्लम इन मैट्रिसेस एंड लीनियर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। ये जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन एक सब्जेक्ट है, इंटीग्रल इक्वेशन भी एक सब्जेक्ट है, जो कि आई थिंक सो प्राइवेट वाले इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें इसके क्या है एप्लीकेशंस कह लें। वी शैल सी दैट इट आल्सो हेल्प us to define three important classes of the operator, that is a self adjoint, unitary operator and the normal operator। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, what is a self adjoint operator, what is a unitary operator and what is a normal operator। तो हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली ये एक फंक्शन है बिटवीन H1 टू H2 बी आ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर वेयर H1, क्योंकि ये हिल्बर्ट जॉइंट है तो जाहिर बात है H1 एंड H2 आर आ हिल्बर्ट स्पेसिस। जब हिल्बर्ट स्पेसिस मीन ये कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस हैं। और हमने रिजल्ट पढ़ा था एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस का नॉर्मल स्पेस, और एवरी नॉर्मल स्पेस क्या होती है, मीटर स्पेस होती है। तो देन द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टेरो ऑफ टी इज ऑपरेटर, मीन के टी अगर एक फंक्शन हो फ्रॉम H1 टू H2, तो उसका सेल्फ सॉरी हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा कि अगर वो फंक्शन क्या हो H2 से H1 की तरफ, सच दैट कि वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फॉर ऑल x बिलोंग टू H1 एंड y बिलोंग टू H2। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि जब हम Tx लेंगे, Tx, तो ये कहाँ पर जाएगा, हमारे पास H2 में जाएगा। और हमें पता है कि y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H2 से। मीन के अगर हम तमाम के लिए अगर हम तमाम x और y उठाएं, एक H से उठाएं H1 से, और y उठाएं H2 से। एक हम देखें H का, देखो ना, अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें, ये ऑपरेटर है T, यहाँ पर ये x है, तो जाहिर बात है ये क्या होगा Tx, अगर ये y है तो ये क्या होगा Ty। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि अगर हमने तमाम x और y के लिए चेक करना है कि जब हमने x को उठाया तो Tx ये आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, सॉरी वाई। वाई एक एलिमेंट उठा लें यहाँ पर, क्योंकि वाई यहाँ से बिलोंग, सॉरी वाई इधर नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब अगर हमारे पास वाई अगर इधर पड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो इधर से इधर डिफाइन है वो क्या है, टी स्टैरो। तो ये वाला हमारे पास क्या आएगा, टी स्टैरो ऑफ वाई। फंक्शन को ज़रा समझना, अगर तमाम एक्स एंड वाई के लिए अगर इनकी इनर प्रोडक्ट लें और इनकी इनर प्रोडक्ट लें आपस में, ये हमारे पास दोनों क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग, एक्स बिलोंग टू H1 एंड वाई बिलोंग टू H2, तो हम कहते हैं कि जो हमारा टी स्टैरो होगा दैट इज कॉल्ड हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में। तो आगे ये वाली डेफिनेशन जो है ये याद रखिएगा, ये वाली। अच्छा, उसके बाद of course we should first show that this definition makes sense, that is we should prove that for a given t such a t star does exist। अच्छा, एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हमारे पास अगर t है तो क्या उसका t स्टार एग्जिस्ट करता है। तो द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर t स्टार ऑफ t इन अ डेफिनेशन जो एग्जिस्ट, अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास इज क्या होगा, यूनिक होगा, एंड इज अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर विद नॉर्म। तो दोनों की नॉर्म जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि अगर हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है तो दैट विल बी यूनिक, एंड वो क्या होगा, बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर। क्योंकि आपको पता था जो हम टी ले रहे थे वो भी क्या था,
बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर। और आपको पता है बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर को क्या बोल रहे होते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ये उसका प्रूफ किया गया यहाँ पर। आगे आता है जीरो ऑपरेटर के जीरो ऑपरेटर हमारे पास क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस एंड क्यू इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई। देन जीरो ऑपरेटर क्या होगा कि अगर हमारे पास ऑपरेटर जीरो होगा, क्यू अगर जीरो होगा, इफ एंड ओन इफ क्यू एक्स का वाई के साथ क्या लें, इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल एक्स। ये वही उसकी तरह की डेफिनेशन है, ये समझिए जरा। ये हमारे पास एक्स सेट है, ये वाई है, और ऑपरेटर डिफाइन है क्यू। तो हम कहते हैं कि क्यू जीरो कब होगा, कि अगर हम यहाँ से एक्स उठाएं, सही, तो ये वाला जो चीज़ होगी ये क्या बन जाएगी, क्यू एक्स, और यहाँ पर ये वाई होगी। अगर तमाम के लिए क्यू एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है तमाम वाइज के लिए और एक्स के लिए वो जीरो हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ऑपरेटर खुद क्या है, जीरो ऑपरेटर है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास ये चीज़ ऑपरेटर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चीज़ क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी चीज़, इफ क्यू इज ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू एक्स, मतलब इट सेल्फ वेयर एक्स इज अ कम्प्लेक्स, तो एंड क्यू एक्स का एक्स के साथ से जो है वो क्या बन रहा है, जीरो नल कोड है, तो हम कहते हैं कि वो ऑपरेटर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बेसिकली जीरो ऑपरेटर के बारे में थ्योरम था कि जीरो ऑपरेटर के लिए किस तरह से इफ एंड ओनली के साथ चीज़ें जो हैं होल्ड करती हैं। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेट एच वन एंड एच टू बी हिल्बर्ट स्पेसिस, एच ये एस है, ये टी है। अब एस एच वन से एच टू की तरफ है, और टी जो है वो एच वन से एच टू की तरफ दो लीनियर जो है वो ऑपरेटर हैं। अच्छा, उसके बाद बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर हैं, वो कहता है कि हमारे पास टी स्टैरो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा वाई टी एक्स। तो मतलब ये दोनों ऑपरेटर्स के बारे में वो बात कर रहा है, ये चीज़। उसके बाद एस प्लस टी, मतलब ऑपरेटर्स का जो, मतलब यहाँ पर बात करने का मतलब है कि ऑपरेटर्स के सम जो है उसको अगर हम उसका वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर दें तो वो स्प्लिट हो जाता है, एस स्टार प्लस टी स्टार। जैसे हमने एक शायद आपको याद हो थ्योरम पढ़ा था, इनवर्स थ्योरम, ये वाला, उसी तरह की चीज़ें। तो अगर ये अल्फा के साथ टी को मल्टीप्लाई करवा के उसका ही एडजॉइंट ऑपरेटर लिया जाए, तो अल्फा का क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है, और टी स्टैरो वो तो आ जाएगा। अब अगर टी स्टारो का फिर हम दोबारा से क्या लें, हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर, तो वो दोबारा से टी ही आ जाएगा। और ये नॉर्म के अंदर ये कम्यूट करते हैं, और कम्यूट करते हैं तो ये हमारे पास टी का स्केयर बन जाएगा। और टी स्टैरो टी जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, इफ़ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास टी क्या हो, ज़ीरो। इसी तरह से ये जैसे इन्वर्स की प्रॉपर्टी पड़ी थी, इसी तरह से सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या थी, का जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, जो सॉरी लिबर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर में सेल्फ करके आ रहा हूँ, वो इस तरह से डिफाइन है। तो ये नीचे सारे उसके प्रूफ्स हैं, इजीली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ्स की तरफ हमें जाना नहीं है। ये चीज़ें भी जो है जीरो ऑपरेटर का जो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है, जीरो ऑपरेटर ना, ये जीरो, ये एमसीक्यूज के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि जीरो जो ऑपरेटर लीनियर बॉन्डेड ऑपरेटर होता है, इसका जो हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर होता है वो जीरो ही होता है। और इडेंटी ऑपरेटर का, क्योंकि इडेंटी भी एक फंक्शन है, ऑपरेटर है, तो उसका भी जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो इडेंटी ही होगी। तो लेट एच बी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर हमारे पास एच ए की हिल्बर्ट स्पेस है और एक ऑपरेटर है टी फ्रॉम एच टू एच, तो हुज इनवर्स इज अ बॉन्डेड, शो दैट करो कि जो हमारे पास टी क्या है, ये चीज सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर, हिल्बर्ट ज्वाइंट ऑपरेटर, उसका जो इनवर्स होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और वो इस तरह से मिसाल के तौर पर स्प्लिट हो जाता है कि इनवर्स अंदर आ जाता है, और जो हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर है वो बाहर भी जा सकता है। जैसे कि ग्रुप थ्योरी में आप देख लें कि जब आप लेते हैं होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पता है वो जो पावर होती है वो बाहर चली जाती है, अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हो एफ एस ए एन। तो ये मतलब इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक्सरसाइज है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं।
अदरवाइज इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मेन हैं जो अभी हम पढ़ने लगे। व्हाट इज़ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, व्हाट इज़ यूनिटरी ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ अ नॉर्मल ऑपरेटर। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ डेफिनेशन सेल्फ यूनिटरी एंड नॉर्मल। ओके, a bonded linear operator from T from H to H on a Hilbert space H is said to be, तीन कैटेगरीज में इसको चेंज किया है। पहला है कि ये कहलाएगा सेल्फ एडजॉइंट या हर्मिशियन इफ अगर तो दोनों ऑपरेटर्स आ जाएं बराबर। ठीक है, तो नाम से जाहिर है। अभी आपसे मैं पूछूं कि जीरो जो है इसका एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो। इडेंटी का बोलूं तो ये आप क्या बोलेंगे? इडेंटी। इसका मतलब है इसका हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर जो आ रहा है वो दोबारा से वही आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये सेल्फ एडजॉइंट है, और दूसरे नंबर पे क्या है? ये हर्मिशियन है। ठीक है। नंबर टू, ये ऑपरेटर क्या होगा? यूनिटरी ऑपरेटर होगा अगर हमारे पास, देखें आपको पता है कि टी जो होता है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ होता है? एक्स से वाई की तरफ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टी इनवर्स किस तरफ होगा, तो वो किस तरफ होगा? वाई से एक्स की तरफ। और हम आपको ये भी पता है कि हम जब पहले डिफाइन कर रहे थे एडजॉइंट हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर को, तो हम उसको टी स्टार से ही शो कर रहे थे। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर उसका जो इनवर्स है, क्योंकि किसी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता है। तो अगर हमारे पास यूनिटरी होगा, अगर तो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव, तो जाहिर बात है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के साथ अगर वो टी स्टार जो है वो बराबर आ जाए टी इनवर्स के, तो हम कहते हैं कि जो हमारा गिवन ऑपरेटर था टी, वो हमारे पास क्या था? यूनिटरी ऑपरेटर था। सही हो गया। अच्छा, दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि टी स्टार टी जो है वो किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर जो है नॉर्मल कब होता है? सही है। नॉर्मल जब हमारे पास टी को, मतलब टी और टी स्टार जो हैं वो अगर कर जाएं कम्यूट, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या होता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल का वो ग्रुप थ्योरी वाला हिसाब रखें ना, कि जब कोसेट्स जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो सब ग्रुप होता है वो उसमें क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो याद रखने के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी जहन में रख लें। अच्छा, अगर एम, आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर कोई मैट्रिक्स एम है उसको मल्टीप्लाई करें किसी उसके ट्रांसपोज से और आंसर आ जाए इडेंटी, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? पिछले पीपीएससी में क्वेश्चन आया था, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो इडेंटी आ जाए तो क्या आंसर आएगा? ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जवाब भाई यूनिटरी। नो, यूनिटरी नहीं। शायद शायद कुछ ऐसा है। ऑर्थोगोनल। याद नहीं है इसको, ऑर्थोगोनल मेरे ख्याल में कहते हैं मैट्रिक्स ही। अच्छा, दूसरी बात, ये तो मैं क्योंकि आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इडेंटिटी आ जाए, इज इक्वल टू m m ट्रांसपोज, अब दो बातें हैं कि मल्टीप्लाई करने से इडेंटिटी भी आ रहा है और ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं? कम्यूट भी कर रही हैं। तो जब ये कम्यूट करती हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं भला? है अंदाजा किसी को? एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल आया था इसलिए मुझे याद आया था। तो याद रखें पिछले पीपीएससी में ऐसा हुआ था कि ये जो एमसीक्यूज आया हुआ था इसमें फर्स्ट ऑप्शन था ऑर्थोगोनल, सेकंड ऑप्शन था नॉर्मल, और सी ऑप्शन में क्या था? बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनना था फिर? सी। तो फिर हर बंदे ने अपने हिसाब से लगा दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही बनता था। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, आगे यहाँ पर ये हमने पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेटर्स की आपने
क्योंकि जाहिर बात है ज्यादातर तो डेफिनेशंस के ही बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दी है, वी कंसीडर सी एन विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। इनर प्रोडक्ट इस तरह से जो है सी एन में डिफाइन है। तो यहाँ बताना क्या चाह रहा है, क्या चीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर मैथ्स ऑर्थोगोनल भी थे और नॉर्मल भी थे, क्योंकि कम्यूट कर रहे थे, तो करेक्ट ऑप्शन था सी, जिसमें आ रहा था बोथ ए एंड बी। तो फिर हमने जवाब जाहिर, भाई, लेकिन कम्यूट कर रहे थे वो तो हमें पता है कि एम और एम का ट्रांसपोज जो है, अगर हम लोग मतलब उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दें तो हम कह रहे हैं कि कम्यूट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे तो वो कंडीशन नहीं थी ना। कंडीशन थी मेरे ख्याल में, क्यों नहीं थी। अच्छा अच्छा। मतलब ठीक वो है फिर। एमसीक्यूज में ऐसे लिखा हुआ था ना, ऐसे मैंने पूरा लिखा है ऐसे, इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज, ऐसे एमसीक्यूज था। उसने सही पूछा है। हुआ था व्हाट इज एम, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल एंड बोथ ए एंड बी, एंड डी में नन ऑफ दीज था आई थिंक से। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि सही। इसका फिर वो आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स वगैरह भी देख लीजिएगा, लेकिन मेरा कहना है कि आप इसको डेफिनेशनों को जिस तरह से ये दोबारा से उसने कहा है ये वाली, कि परमिशन इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी इफ टी इज यूनिटरी, नॉर्मल, ये तो वही पुरानी बातें हैं ना। तो फॉर अ लीनियर ऑपरेटर आर टू आर एन मैट्रिक्स के लिए, ये उन मैट्रिक्स के लिए जो आर एन से आर एन की तरफ है। तो अगर तो रियल सिमेट्रिक है इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, ऑर्थोगोनल इफ टी इज यूनिटरी, हमने टी यूनिटरी के लिए ये चीज पढ़ी है कि टी स्टारो इज इक्वल टू टी इनवर्स। मुझे ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन पे थोड़ा सा शक हो रहा है कि मुझे, मैंने ठीक बोला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस यही होते हैं। अच्छा चलो इसको चेक कर लेंगे दोबारा से फिर। हर मिशन मैट्रिसेस, तो ये तो हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लें, तो वो अगर ए के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन। अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो स्क्यू हर्मिशियन। यूनिटरी के बारे में तो ये है कि अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए इनवर्स के बराबर आ जाए, और नॉर्मल ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ों को लाजमी देखिएगा। ये जो है ये स्केयर मैट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए बताया गया है। और नीचे जो है अगर हमारे पास रियल मीट्रिक है तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो स्क्यूस मीट्रिक के लिए तो ये सारी चीज़ें ऑर्थोगोनल के लिए, ये जो मैंने चीज़ थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए के साथ, ओहो, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो इडेंटी है। तो आपको पता है जो हमने यूनिटरी ऑपरेटर पढ़ा तो उसमें भी तो यही पढ़ा ना कि अगर टी के स्टैरो को टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जो स्टैरो है, ये कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोज भी एक ऑपरेटर है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ये एज अ यूज हो रहा है, कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके रिलेटेड थ्योरम सेल्फ एडजॉइंटनेस के, कि अगर टी एच टू एच बी या बॉन्ड लीनियर ऑपरेटर, तो देन टी सेल्फ एडजॉइंट होगा कि अगर हम टी एक्स को एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, एक रियल हमें आंसर दे। इफ एच कम्प्लेक्स, कि एच जो खुद है वो कौन सी स्पेस है, कम्प्लेक्स की। तो लेकिन उनका जब आंसर आता है एक्स को टी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से, यहाँ एक बात को याद रखना, यहाँ ये चीज इनर प्रोडक्ट है, वो अगर रियल आता है तो फिर भी हमारे पास वो क्या होगा, वो सेल्फ एडजॉइंट होगा। तो सेल्फ एडजॉइंट का पता है आपको कि अगर टी को बराबर आ जाए टी स्क्वायर होते, वो हमारे पास क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट होता है, ठीक है। आगे सेल्फ एडजॉइंट के, द प्रोडक्ट ऑफ टू बॉन्डेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर एस एंड टी, ठीक, ये दोनों सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं, ठीक है। इज अ सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली, अगर ये देखें कितना अच्छा एमसीक्यू है। साथ साथ जब आप बुक को पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज की भी कलेक्शन हो जाती है, एमसीक्यूज बना लिया करें। तो अगर हमारे पास ऑपरेटर कम्यूट करते हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो उनकी प्रोडक्ट होगी वो दोबारा से, मतलब एक एस है एक टी है, बात करने का मतलब है वो दोनों सेल्फ एडजॉइंट हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट होगी इफ जो ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या करें, कम्यूट करें।
ये ज़रा उनके जो है सीक्वेंसेस के रिलेटेड है कि अगर सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है टी एन फ्रॉम एच टू एच, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस, सपोज दैट टी एन कन्वर्जिंग, टी एन अगर टी को कन्वर्ज कर रही है तो टी एन माइनस टी जो होगी वो कन्वर्ज करेगी जीरो को। ये तो उसकी डेफिनेशन है। इज द नॉर्म ऑन द स्पेस बी एच एच, देन द लिमिट ऑपरेटेड टी इज अ बाउंडेड सेल्फ लीनियर ऑपरेटेड ऑन एच। अब ये बात को समझें कि हमारे पास क्या कह रहा है कि टी एन बी ए सीक्वेंस ऑफ, तो वो कह रहा है कि अगर टी एन में जाहिर बात है टी नोट है, टी वन है, टी टू है, ये चीज़ें हैं। वो कहता है टी एन जो है वो सीक्वेंस है ऑपरेटर्स की, ये किसी ऑपरेटर को ही जाहिर बात है करेगा कन्वर्ट, तो वो जो ऑपरेटर होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ही होगा। आगे यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में बात करता है कि अगर यूनिटरी ऑपरेटर है हमारे पास दो, यू एंड वी, तो u इज आइसोमेट्रिक, तो इसका मतलब है यू एक्स की नॉर्म जो है वो एक्स के बराबर होगी, ठीक है, u की नॉर्म वन के बराबर होगी अगर तो वो यूनिटरी है, सही है, और u इनवर्स को बराबर होगा u, ये तो उसकी कंडीशन है। तो दोनों की अगर u और v दोनों यूनिटरी है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, यूनिटरी ही होगी। और यहाँ पर क्या है, u इज नॉर्मल, सही है, यहाँ ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो नीचे इनके प्रूफ्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ तक हमारे बेसिक चैप्टर जो थ्री थे वो क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, सही है। अच्छा, आगे चैप्टर नंबर फोर है। आप हमारा चैप्टर नंबर थ्री तक था, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप डिस्कस, बल्कि खुद भी इसको देख लीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, उनमें से हमने क्या कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कुछ ज़्यादा तो नहीं देखनी। एक तो आपने देखना है व्हाट इज़ जोर लेमा, क्योंकि जोर लेमा हमारा यूज़ होता है कहाँ पर भला, आप सबको पता होगा सेट थ्योरी के काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स में, और हाँ बनाक थ्योरम भी आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखकर आपने देखना है कि यहाँ पर एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में ये तीन टॉपिक, ठीक है। और लास्ट पर चले जाना आप लोगों ने व्हाट इज ओपन मैपिंग थ्योरम, और इसकी जितनी भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन वहाँ पर पड़ी होंगी वो आप लोगों ने देखने के। और लास्ट पर क्लोज लीनियर ऑपरेटर एंड क्लोज ग्राफ थ्योरम, ये कितने टॉपिक के बाद में ये जी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस इसका। नहीं, इसका कोई नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ है उसको आप स्टडी कर लें रियल के हवाले से भी और कॉम्प्लेक्स के हवाले से, कि हमारे पास ये दोनों में काम आ जाएगी कि व्हाट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ये दोनों को लाजमी देखिएगा, और इनकी काफ़ी ज़्यादा अपने पास ना एग्जांपल्स रखेंगे, पॉइंट वाइज कौन सी होती है और यूनिफॉर्म कौन सी होती है। और आपको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस जो होती है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही हो तो इसका मतलब है वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करती है, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। तो अंडर व्हाट कंडीशंस के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, तो इन चीज़ों को भी देखिएगा कि वो कौन सी कंडीशन है कि, अच्छा। उसके बाद 5.1 का ये तो आप लाजमी देखिएगा कि हमारे पास ये बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब ने न्यूमेरिकल पढ़ी हुई है कि आपको पता है कोई फंक्शन अगर कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उसके फिक्स पॉइंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और आपको पता है कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके जो होते हैं इन फिक्स पॉइंट वो इन्फिनिट होते हैं। कोई बताएगा कि कोई ऐसा फंक्शन बताएगा कि जिसके जो फिक्स पॉइंट है वो इन्फिनिट है, तो वो कौन सा फंक्शन है। सिंपल सी बात है, असल में वो फिक्स पॉइंट में आते हैं फंक्शन जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस लाइन को कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इन्फिनिट पॉइंट तक इंटरसेक्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन के इन्फिनिट पॉइंट है, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके जो हैं वो, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई फंक्शंस का ग्राफ ऐसे बना दूं, ये
तो ग्राफिकली क्या इसका आपको कोई फिक्स पॉइंट नजर आ रहा है, क्या इस लाइन के साथ ये कभी इंटरसेक्ट करेगा? आपको इस ऐसे फंक्शंस के जो फिक्स पॉइंट है वो जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनके, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये वाला फंक्शन ले लूँ और आपको पता है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये दो जगहों पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने फिक्स पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम एक फिक्स पॉइंट थ्योरम सॉरी मेथड भी पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में है। वो बेसिकली जो है आइट्रेशन मेथड है। तो यहाँ पर वो पढ़ना ये है हमने फंक्शनल में कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके हमारे पास फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि थ्योरम की मदद से, क्या वो कंटिन्यूस हैं, क्या इस तरह से उनकी जो कंडीशन है वो उनको स्टडी कर लेना है बस। तो ये ज़्यादा इनकी ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, लास्ट वन इज, बस इसको पढ़ के तो फंक्शंस को खुदा हाफिज कर दीजिएगा पीपीएससी के हवाले से। ये वाले टॉपिक लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा, एक होता है बेसिकली ना, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपको पता है कि हम जब ए माइनस लैम्डा आई की ये चीज़ को जीरो के बराबर रख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया था कि जब हम लोग मेरे ख्याल में ये मैंने कहाँ देखा था, पीपीएस में या मैंने किसी एग्जाम में, कि ए माइनस लैम्डा टू फाइंड आउट द एगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज, ये आया था क्वेश्चन के टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज। ऑप्शन था सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सी था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका क्या बनेगा? नॉन सिंगुलर इसमें होना चाहिए, मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए लास्ट में। मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं समझा। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एगन वैल्यू, मतलब कौन सी कंडीशन है कि जब हम फाइंड करते हैं ए माइनस लैम्डा आई शुड बी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक। तो ये थोड़ा सा वो आपकी बात ठीक है। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि आप इसके डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रख रहे हैं, जीरो के बराबर रख रहे हैं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एगन, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी। तो फिर इसका मतलब है ये जो चीज होगी ये क्या होगी, ये आपके लिए फिर नो, सिंगुलर। नो सॉरी सिंगुलर, सिंगुलर, क्योंकि ये जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर ना मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि ये चैप्टर मैंने भी पढ़ा है एमफिल में। तो आप इसको देखिएगा, इसमें आपने ये देखना है, एक होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। मेरे ख्याल में एगन वैल्यूज को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और दूसरी चीज़ होती है, इसके पैरेलल होती है, उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इसको देखिएगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू जो स्पेक्ट्रम में चली जाती हैं और फिर दूसरी जो रह जाती है वो दूसरी साइड पे चली जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे लैम्डास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो मेरे ख्याल में स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, मतलब एगन वैल्यूज। तो बकाया, और आपको पता है कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनकी एगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं। कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनकी एगन वैल्यू क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, ऐसे ही है ना। तो आपने देखना है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी एगन वैल्यूज रियल होती हैं, कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी एगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो मेरे ख्याल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं, ये वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ये इंतहाई आसान चैप्टर है एगन वैल्यूज के हवाले से। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अगली फंक्शन जो है उसका पढ़ने का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फंक्शन के हवाले से वो यहाँ पर कर ले, ताकि हम इसको उस चीज़ को भी देखें। तो क्या हमने तकरीबन ओवर 3 चैप्टरों को तो यहाँ पर डिस्कस किया है। यस, रिजोल्वेंट सेट होता है दूसरा, मुझे याद नहीं आ रहा था। एक स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा रिजोल्वेंट सेट होता है। तो ये चीज़ों को लाजमी देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने ये लास्ट वाला चैप्टर कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। अगर आप इसकी एक्सरसाइज देखें तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज मिलेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल आपका मैंने वो देख लिया था वहाँ पर भी कमेंट ना, तो सॉरी मैं उसका रिप्लाई नहीं कर सका। वो असल में मेरे पास जहाँ पर मैं घर आया हूँ तो यहाँ नेट बहुत है, तो वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैं इंशाल्लाह ये पिछला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा और ये वाला भी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले।
नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट वेक्टर टेंसर या अच्छा इज देयर एवरी सिमिलैरिटी बिटवीन जीरो फंक्शन एंड कर्नल। जीरो फंक्शन तो फंक्शन होता है ना, क्या नाम है आपका, वदूद। ये देखें, अगर कोई फंक्शन है यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है, तो जीरो फंक्शन तो इसको बोलते हैं ना फंक्शंस को, और कर्नल कहते हैं हम एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स का जो सेट बनाते हैं, देखें ना, अगर मैं कर्नल ऑफ टी लिखूं तो उसमें तो क्या आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा, और क्या आएगा, xn। मतलब वो तमाम एलिमेंट्स जो कहाँ पे जाके मैप हो रहे हैं, जीरो पे मैप करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये जो फंक्शन है ये जीरो फंक्शन तब होगा कि अगर हमारे पास के तमाम एलिमेंट्स को मैप कहाँ पर करवा दे जाके, जीरो पे, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को फिर बोलेंगे कि ये जीरो फंक्शन। अदरवाइज तो इनका आपस में कोई सिमिलैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन है, ये एलिमेंट्स हैं। तो क्लियर होगी बात। सही हो गया। और किसी का क्वेश्चन? अदरवाइज कम्प्लेक्स फंक्शनल को हम खत्म करते हैं। अच्छा, इसके बाद वेक्टर टेंसर मैकेनिक्स। जवाब में वेक्टर ट्रांसफर कर लेते हैं, उसका सिलेबस थोड़ा सही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि वेक्टर टेंसर स्टार्ट की जाए, क्योंकि वेक्टर टेंसर को मैं देखता हूँ, क्योंकि वेक्टर टेंसर का जो तलक है उसके साथ है, अगर कह लेना हम कैलकुलस थ्री के साथ, ऐसे ही है। आप लोगों ने भी सारी बातें कैलकुलस थ्री जी। करी है, क्योंकि उसमें आ जाते हैं वो वाले ना, ग्रेडियंट आ जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाती है, और क्वाड। कोऑर्डिनेट्स, हाँ बिल्कुल, स्फेरिकल, ये वो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वेक्टर टेंसर को स्टार्ट किया जाए, और इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि वेक्टर टेंसर या मैकेनिक्स, इन दोनों में से हम इंशाल्लाह कल या परसों से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। बकाया जी। मेरा पर्सनली मशवरा ये है कि जब आप लोग ये स्टडी कर रहे होते हैं फंक्शन को, तो एक पेज पे ना, क्योंकि ये बार बार भूल जाती हैं चीज़ें, तो आप लोग ऐसा किया करें कि आपको किसी पेज पे अगर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू लग रहे होते हैं ना, तो उनको नोट करी चलें, नोट्स बना दें एमसीक्यू के लिए, ताकि कल को हम, हमारे पास बहुत कम दिन हों 10 के, तो फिर हम दोबारा से उसको रिवाइज कर सकें। तो वो शेयर भी कर दिया करें, चलो आप लोगों का भी फ़ायदा, दूसरों का भी फ़ायदा। अल्लाह पाक सबका, सबको कामयाब करे, ठीक है। मम्मी। चलें, ठीक हो गया, इंशाल्लाह हम कल से फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये एमसीक्यूज़ों की कलेक्शन बनाते रहा करें, ये फ्यूचर में भी हमें फ़ायदा होगा और दूसरों को भी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाद में।